हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 12.1 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे 12.2। 12.1 की तरह ही 12.2 भी है, पर यहाँ पर थोड़े से क्या है, आपको सेंटेंसेस में क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ after 8-year ratio of son's age to mother's age will be 4/9। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मदर की एज जो है वो सन की एज से कितनी ज़्यादा है, 25 ईयर। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलते कि जो सन की एज है ना वो x है, तो मदर की एज क्या होगी, मदर की एज होगी x प्लस 25। जो भी सन की एज होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, 25 ऐड कर देंगे तो वो मदर की एज बन जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, आफ्टर 8 ईयर। ये समझो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। अगर मैं बोलता हूँ आफ्टर 8 ईयर यानी कि 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 8 ईयर इफ द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9, 4/9। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आफ्टर 8 ईयर। देखो अब 8 साल के बाद बच्चा भी तो 8 साल बड़ा हो जाएगा ना। जैसे आज कोई इंसान या कोई बच्चा 10 साल का है, तो आज से 8 साल के बाद वो कितने साल का होगा, 18 का होगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें आज की जो करंट एज होगी उसके अंदर प्लस कर देंगे 8 ईयर, तभी तो हमें पता चलेगा कि 8 साल के बाद वो कितने साल का होगा, 18 साल का होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर लिखेंगे सन्स एज। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 8 ईयर, x प्लस 8 ईयर। तो मदर की एज क्या होगी, तो मदर की एज हो जाएगी कितना, x प्लस 25, तो ये पहले थी, प्लस उसमें 8 और आप और ऐड कर दो। अगर आप 25 प्लस 8 करोगे तो मदर की एज कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पर, x प्लस 33 है ना, 8 प्लस 5 13 का 1 कैरी हो जाएगा और 2 प्लस 1 3, तो 33। तो मदर की एज क्या आ गई, x प्लस 33। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये रेशो में है, रेशो में कैसा है, 4/9 के रेशो में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं सन की एज लिखता हूँ आफ्टर 9। देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जब आप ये वाला पोर्शन पढ़ते हो ना क्वेश्चन का, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, पर जब आप ये वाला पोर्शन पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ पता चलती है। ठीक है, और ये जो रेशो आपको दिया है 4/9 का, जो आपको रेशो दिया है ना कि रेशो ऑफ 4/9, तो ये वाले चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, सेकंड वाला जो आपको दिया है ना पोर्शन, उसको लेना है। सेकंड वाला पोर्शन मतलब जहाँ पर 8 साल के बाद लड़के की उम्र कितनी थी, x प्लस 8, और माँ की उम्र कितनी थी, x प्लस 33। रेशो क्या बताया था उन्होंने, 4/9। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 33 x प्लस 33 है वो 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 33। अब 9 इंटू x करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9x प्लस 9 8 ज़ा 72 इज इक्वल टू 4x, है ना, 4x प्लस 4 इंटू 33, 4 इंटू 33 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 132 है ना। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो हो गया 132। अब देखो ये वेरिएबल वाले नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड कर देंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल यानी कि 4x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आ जाएंगे। वो ये क्या हो जाएगा आपका, 9x माइनस 4x, ये क्योंकि प्लस में है यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू
132। अब ये देखो ये प्लस में है ना, ये यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस में, प्लस हो जाएगा माइनस। तो 9 माइनस 4 करोगे तो आपको आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू 132 माइनस 72 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 2 माइनस 2 0। 13 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 60। अब देखो ये x तो यहाँ पर ही रहेगा, ये 5 यहाँ पर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, है ना। 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 12। तो जो बेटे की उम्र है वो है 12, तो माँ की एज क्या होगी, अब इसमें आप 25 ऐड कर दो, तो 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 37। तो माँ की एज कितनी आ गई, 37। और अगर आप 8 साल के बाद चेक करना चाहते हो तो x को जो है आपको क्या करना है, x यानी कि 12 प्लस 8 करोगे तो 8 साल के बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। और माँ की उम्र फिर और बढ़ जाएगी ना, उसमें आप 8 यहाँ पर ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 43। समझे, हमें उतना करना नहीं है, हमें जस्ट क्या पता करना था, ये x पता करना था, हमें वो पता कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहाँ होता है, पहले तो देख लो। न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है देन इट्स न्यूमरेटर, यानी कि ये बड़ा है इससे, ठीक है। ये क्या है आपका, ग्रेटर है ये इससे। अब उन्होंने क्या बोला है, कितना बड़ा है, क्या बड़ा है वो देखो, बाय 12। आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से बाय 12। अगर मैं ये कहता हूं कि n जो है वो x है, n की वैल्यू क्या है, अगर x में मानता हूं तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 12। सही बात है, x प्लस हो जाएगी ये 12। तो यहाँ पर मैं अभी इसको अच्छे से लिख देता हूँ, n और ये d। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाता है किससे, बाय 2 से, ये वाला। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि डिक्रीज हुआ है 2 से, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, और डिनोमिनेटर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है बाय 7। तो पहले ये था 12 प्लस 7। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विद 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये जो आपको देता है ना रेशो, इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है ये और ये जो d है, इसको क्या करेंगे, ऐड करते हैं पहले अच्छे से। ये जो हमने अभी अलग अलग लिखा है ना 12 प्लस 7, तो इसको ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, रेशो में लिख देंगे उसको। देखो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 अपॉन 7 प्लस 2 9, 19, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। अब सेम करेंगे जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 19, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 1 से ही रहेगा ना, मतलब x इंटू 1 x, और 19 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 19 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4, 2 2 4 है ना, इज इक्वल टू x प्लस 19। अब जैसा हमने पहले किया था, वेरिएबल वाले एक साइड किए थे हमने, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम क्या करते हैं, एक साइड कर देंगे। और 19, अब ये देखो ये माइनस है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब 2 माइनस 1, ये यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। मैंने आपको कई बार समझाया है, x के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 23। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 23। अच्छा,
अब उन्होंने क्या बोला था, हमें नया न्यू फ्रैक्शन बताना है ना, इक्विवेलेंट टू 1/2। तो देखो अब ये जो x है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x के प्लेस पे x की वैल्यू लिख देंगे, ये वाला x की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। हो जाएगा x मतलब कितना हो जाएगा आपका 23, और ये हो जाएगा x प्लस 12, तो x प्लस 12 मतलब 23 प्लस 12, जो हो जाएगा हमारा 23 अपॉन 3 + 2 5 और 2 + 1 3, तो हो जाएगा 23 अपॉन 35। ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या दिया था हमें, डिनोमिनेटर जो था वो बड़ा था न्यूमिनेटर से। कितना बड़ा था वो, 12 से 12 बड़ा था। देखो यहाँ पर है ना +12, और अगर नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि अगर न्यूमिनेटर ही डिक्रीज हो जाए बाय 2 और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है बाय 7, तो पहले ही ऑलरेडी हमारे पास क्या था, x + 12 था। अब उसी के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहीं से तो बढ़ेगा। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, मदर्स एज कितनी थी, 25 थी, पर 8 साल के बाद हमने क्या किया था, उसमें 25 + 8 किया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। आगे बात समझ में? उसके बाद आपको फाइंड द फ्रैक्शन बताया, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन ढूंढ लिया है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया था, रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 3:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। यूटेंसिल मतलब बर्तन, जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं ना, उसमें। अब वो किस किस का बना है, कॉपर और जिंक का बना हुआ है बर्तन। अब उसके अंदर रेशो में हमें दिया है कि 13:7 का रेशो है। अब कौन कितना है, क्या है, ये हमें ढूंढ के दिखाना पड़ेगा उनको। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो हम लोग पहले क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एक एज्यूम करते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 13 के रेशो में, और जिंक जो है वो कितना है 7 के रेशो से है। अब हमें वेट बताया है किसका, वो जो बर्तन है उसका। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना है 13/7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेट ऑफ कॉपर है, वेट हमें किसको फाइंड करना है, देखो वेट ऑफ जिंक को फाइंड करना है। हमें वेट ऑफ कॉपर को फाइंड नहीं करना, हमें क्या करना है, वेट ऑफ जिंक को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ कॉपर जो है ना उसको एज इट इज रखेंगे, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक को हम लोग थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लेते हैं, और ये जाएगा आपका 13/7। ओके, अब ये जो x है ये इधर जाएगा, ये x डिवीजन में यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13/7x। अब टोटल जो हमारा यूटेंसिल था उसका वेट कितना था, 700 ग्राम। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि वेट कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू 700 ग्राम। कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू 700 ग्राम। तो हमने कॉपर के लिए क्या लिख दिया, 13/7x, और जिंक के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ पर इज इक्वल टू 700 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 जो है आपका 13/7 है, ये जो 7 है ये क्या होगा, यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे 13x प्लस 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 700। अब ये जो 7 है ये यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13x प्लस 7x इज इक्वल टू
700 मल्टीप्लाई बाय 7। 13 प्लस 7 कितना होता है हमारा 20x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 और 2 0 एज इट इज आ जाएंगे आगे। अब यहाँ x तो यहाँ पर ही रहेगा, 4900 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 और बचा 1, तो ये हो जाएगा 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 245। यानी कि हमने जो जिंक को x कंसिडर किया था उस 700 ग्राम के अंदर जिंक कितना है, जिंक है 245 ग्राम। आया समझ में क्वेश्चन? थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा था, पर आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं समझा है ना, आप एक बार इसको वापस से पीछे जाके एक बार रिप्ले कर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आना चाहिए एक ही बार में, काफ़ी सिंपल करके मैंने आपको बताया है, पर इनकेस अगर नहीं आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, बार बार रिप्ले करके देख सकते हो। चलिए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर whose sum is more than 45 but less than 54। 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब होल नंबर शुरू होते हैं आपके कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको 3 नंबर फाइंड करना है जिनका जब आप टोटल करो या सम जो हो वो 45 से कम हो। पर दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, सॉरी पहली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, सम इज मोर देन 45। होल नंबर ढूंढना है जिनका सम क्या हो 45 से ज़्यादा हो और लेस देन 54 हो। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं कि ये x है। और देखो ध्यान रखना, जब होल नंबर बढ़ते हैं ना तो वो ऐड होते जाते हैं 1 + 1। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग होल नंबर, ये हो गया 0। अब आप 0 में क्या ऐड करोगे 1, है ना। 1 में क्या ऐड करोगे नेक्स्ट आने के लिए 1 + 1 2, 2 में क्या ऐड करोगे +1, ये बन जाएगा 3। तो ये जो है ना 0 से लेके, यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, 0 से लेके आपको 3 आने तक आपने क्या किया, उसके अंदर एक एक ऐड करते गए, है ना। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर कैसे करोगे आप, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये x है। चलो पहला जो नंबर है वो x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा +x + 1 और दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर क्या होगा x + 2। और वो क्या है आपका, बड़े हैं किससे, 45 से, है ना, ग्रेटर की साइन आ जाएगी। नेक्स्ट अब आप क्या करो, इनको सबको ऐड कर दो, तो ये देखो x + x + x क्या हो जाएगा 3x + 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब ये ग्रेटर का साइन लगेगा और ये हो जाएगा 45। अब ये जो ग्रेटर का साइन लगा है और ये 3 के पास देखो वेरिएबल नहीं है, और जब हम लोग बिना वेरिएबल वाले नंबर को या कोई भी नंबर को जब हम उसका प्लेस चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x > 45 - 3। तो ये हो जाएगा आपका 3x > 45 - 3 कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक, नेक्स्ट अब ये जो 3 है हम क्या करेंगे, इसको x को यहाँ पर ही रखेंगे और 42 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, बचा 1, 3 4 = 12। अब x क्या है, बड़ा है 14 से, है ना। तो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या है 14 से बड़े हैं। तो 14 से बड़े मतलब 15 + 1 16 + 1 17। तो जो हमें पहली कंडीशन थी जहाँ पर हमें ये बताया गया था कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 45 से बड़े हैं, जिनका जो सम है वो 45 से बड़ा है, तो वो क्या है 15 16 एंड 17। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, और उन्हीं हमें ऐसे भी नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 54 से छोटा हो, 54 से छोटा हो। देखो ये अगर आप काउंट करोगे ना, अगर किसी को ऐसा डाउट है या किसी को ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया,
कि जिनका सम 45 से ज़्यादा हो या 54 से कम हो, तो ये क्या है समझ में नहीं आया। देखो हमें क्या करना था ना, हमें ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनका सम का मतलब अगर आप इन तीनों को टोटल करोगे तो कितना नंबर आएगा आपके पास, वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ तो देखो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 + 7 कितना होता है 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 2 3 और ये 4। 48 54 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो इसका सम कितना, सम मतलब ऐड करने के बाद, तो सम कितना हो गया 48। 48 बड़ा है ना 45 से, ये चीज़ यही क्वेश्चन में पूछा था। अगर किसी को अगर नहीं समझ में आया था तो मैंने उसको फिर से और एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, उसका जो सम है, सम का मतलब टोटल, वो कितना होना चाहिए 54 से कम होना चाहिए, है ना। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि x + 1 और प्लस x + 2 क्या है, छोटा है किससे 54 से। तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी 3x + 3 < 54। अभी आप क्या करोगे, सेम यहाँ पर ये जो 3 है, ये जो 3 है ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, तो हो जाएगा आपका 3x < 54 - 3, ये हो जाएगा आपका 51, है ना, 51 आ जाएगा ना। नेक्स्ट x < 51/3, आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचे कितना 2, 3 7 जा 7, 3 7 जा 21। तो x जो है छोटा है 17 से, तो आप 17 से छोटा है मतलब कहाँ से आप शुरू करोगे, x छोटा है 17 से, यानी कि सॉरी 17 से छोटा मतलब 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। और 16 में वो अगर आप एक ऐड करते हो तो क्या बनेगा 17, और 17 में अगर आप एक और ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा 18। ओके, अभी देखो, अब हमें उसने क्या बोला था, इसका जो सम है, सम मतलब टोटल, वो कितना होना चाहिए 54 से छोटा होना चाहिए। अगर आप ऐड करोगे तो 8 + 7 15, 15 + 5 20 + 1 21, 21 का 1 2 कैरी, 2 3 4 और ये 5, तो कितना आ गया आंसर आपका 51। क्या 51 54 से छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 51 छोटा है 54 बड़ा है, यही तो हमें पूछा था उसने क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो यही तो पूछा था ना हमें, तो ये रहा उसका आंसर। वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे 16 17 और 18, और फर्स्ट कंडीशन में वो 3 नंबर कौन से होंगे 15 16 एंड 17। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ 2 डिजिट नंबर, digit at tens place is twice the digit at units place। ठीक है, if the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 62, find the number। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या देखो, मैं यहाँ पर आपको 2 प्लेस दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, चलो ये नहीं, मैं आपको लिखता हूँ 10। अब आप इसमें क्या बोलोगे, यूनिट क्या है, यूनिट ये रहा, और 10th के प्लेस पे क्या आ गया, ये आ गया। अब यूनिट ये आया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, और ये 10 के प्लेस पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो वो 10 के प्लेस पे आया ना। यूनिट का मतलब हो गया सिंगल, 10 का मतलब हो गया डबल, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बताया था। अभी अगर मैं ये कहता हूँ आपको, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो है x है और ये 2x है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ये अगर ये 10 के प्लेस पे है और ये यूनिट के प्लेस पे है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और उसको मल्टीप्लाई बाय 1।
ये हो जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1। अगर और भी अभी भी किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पर मैं आपको 51 का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 51 का क्या एग्जांपल है? 51 का ये जो प्लेस है ये क्या है, मेरा यूनिट प्लेस है, और ये क्या है, मेरा 10 का प्लेस है। तो ये 1 यानी कि 1 इंटू 1, और ये क्या आ जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 50, और ये प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो टोटल लास्ट में आपको आंसर कितना मिला 51। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2x लिया है और आपको एक यूनिट की प्लेस पे x रखा है। जब मैं ये यानी कि 2x प्लस x करूँगा तभी मुझे एक नंबर मिलेगा ना, 2 डिजिट का नंबर। तो ये चीज़ है वो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर देखो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा x प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा x या 1x, है ना। x ले लो चाहे आप 1x ले लो, तो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा 21x। ठीक है, ये मेरा कौन सा नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अभी उन्होंने क्या बोला था, एक न्यू नंबर भी हमें फाइंड करना ना, न्यू नंबर भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर न्यू नंबर की बात करता हूँ। न्यू नंबर के लिए उन्होंने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है, ये जो है आपका, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। पर ये जो मैंने अभी x लिखा है और ये जो 2x लिखा है, ये x और इस 2x की मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा 10x हो जाएगा ना, x मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 10x, और 2x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा मेरा 2x। तो इसका टोटल कितना आ गया मेरा 12x। तो मेरा जो न्यू नंबर आया वो क्या आ गया मेरा 12x। अब एक और चीज़ उन्होंने बोली है, इफ़ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर। जो मैंने इंटरचेंज किया वो, और अगर मैं न्यू नंबर को ऐड करता हूं तो उसका सम कितना होता है 66, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66। अब 21 प्लस 12x आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 33x इज इक्वल टू 66। अब ये 33 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 33। तो 33 का क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब बहुत सारे बोलेंगे कि 33 से डायरेक्ट क्यों नहीं किया, तो आपको आंसर पता है 33 से मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सबको इतना इजीली समझ में नहीं आता है कि 33 1 जा 33, 33 2 जा 66 होता है। इसके लिए मैंने क्या किया 3 से सॉल्व किया, फिर उसको लास्ट में 11 से कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अच्छा अब उन्होंने क्या, एक और चीज़, हमें x की क्या वैल्यू मिली 2। अब आप क्या देखोगे, जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर मतलब ये वाला 21x, अब उसकी वैल्यू भी तो पता करनी पड़ेगी ना, उसकी रियल वैल्यू क्या थी, ये तो हमने कंसिडर किया था। तो ये हो जाएगा 21x। अब x क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू यानी कि 2। तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42। तो x की वैल्यू हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था हमारा 42 था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सम टिकट ऑफ 200 एंड सम ऑफ 100 रुपीज ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। मतलब एक थिएटर है जहाँ पर क्या दिखाया जाता है, ड्रामा दिखाया जाता है, शोज होते हैं,
वहाँ पर एक टिकट जो है वो 200 रुपीज़ का है और एक टिकट 100 रुपीज़ का है, मतलब कि वो सीट की क्वालिटी या सीट के हिसाब से दिया होगा ना, जो फ्रंट में बैठेंगे उनका थोड़ा ज़्यादा टिकट, जो पीछे बैठेंगे उनका थोड़ा सस्ता टिकट होगा। तो ऐसे हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो 200 रुपये वाली टिकट और 100 रुपये वाली टिकट वहाँ पर बिके थे। द नंबर ऑफ टिकट ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट ऑफ 100 रुपीज़। अब हुआ ये कि वो जो 200 रुपीज़ वाले टिकट थे वो क्या हो गए, ज़्यादा बिके 100 रुपीज़ वाले से, यानी कि फ्रंट वाली जो सीट्स थी वो ज़्यादा भर गई पीछे वाले से। कितनी ज़्यादा हो गई, वो 20 ज़्यादा हुई है। द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वॉज 37,000। अब थिएटर के जो ऑनर है, जब उन्होंने सारे टिकट्स बेच दिए तब उनको टोटल कितने रुपए मिले, 37,000। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट सोल्ड। जो 100 रुपीज़ के जो टिकट्स थे वो कितने बिके, हमें ये फाइंड करना है। आ गया क्वेश्चन समझ में? चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे हम कि जो 100 रुपीज़ वाले टिकट थे ना वो x और 200 रुपीज़ वाले जो टिकट हैं वो क्या हो जाएगा, x प्लस 20। क्यों 20 मैंने लिखा है, क्योंकि वो ज़्यादा बिके ना 100 रुपीज़ वाले से। देखो यहाँ पर देखो क्या बोला उन्होंने, मोर देन बिके, किससे, 200 वाले जो टिकट है वो मोर देन थे 100 रुपीज़ के टिकट से। इसके लिए मैंने वहाँ पर x प्लस 20 किया। अब नेक्स्ट, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है थिएटर वाले को, 37,000 का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल अमाउंट रिसीव बाय थिएटर इज इक्वल टू 37,000। अब 37,000 कब मिला, जब उसने 200 और 100 रुपीज़ के टिकट्स को बेचा। सही बात है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 100 रुपीज़ प्लस एक्स 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 37,000। कैसे आया आपको वापस बता देता हूँ। ये जो x मैंने लिखा था, मुझे नहीं पता है कि 100 रुपीज़ के टिकट कितने गए और 200 के कितने गए। तो मैंने क्या किया है, x मतलब वो जो टिकट्स है ना, वो नंबर ऑफ टिकट है ये। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि 100 रुपये के टिकट मान के चलो मेरे 5 बिकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ 5 बिके मेरे, तो 5 × 100 करूँगा तभी तो मुझे टोटल मिलेगा ना, कि हाँ 100 रुपीज़ वाले जो टिकट्स थे वो मेरे 5 बिके हैं, तो वहाँ से मुझे टोटल कलेक्शन कितना है, 500 रुपीज़। 200 रुपीज़ वाले टिकट मेरे वो भी 5 बिके हैं, तो 200 × 5 करूँगा तो कितना हो गया मेरा, 1000 रुपीज़। ऐसे ही करके हम लोग टोटल निकालते हैं ना। सेम चीज़ यहाँ पर मैंने की है। तो ये हो जाएगा आपका 100 × x क्या हो जाएगा, 100x प्लस 200x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 200 × 20 यानी कि 2 2 ज़ा 4 और ये 3 0 ऐड हो जाएंगे एज इट इज इक्वल टू 37,000। अब वेरिएबल वाले नंबर एक साइड कर दो, नॉन वेरिएबल वाले एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 200x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000 करो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 33,000, है ना, 33,000। अब ये x आप यहाँ पर ही रखोगे, इज इक्वल टू 33,000 डिवाइडेड बाय 300। तो ये 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल, है ना, चार ये ऊपर के 2 0 और ये नीचे के दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा आपका 3 और ऊपर 33, तो देखो 3 1 ज़ा 3
3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो x यानी कि जो 100 रुपीज़ वाले टिकट थे वो कितने बिके? 110। 100 रुपीज़ वाले टिकट कितने बिके? 110। अगर आप अब चेक करोगे 200 रुपीज़ वाले टिकट कितने सोल्ड हुए, तो 200 इज इक्वल टू कितना था? x प्लस 20, यानी कि 110 प्लस 20 जो हो जाएगा आपका 130। यानी कि 200 रुपीज़ वाले जो टिकट्स थे वो कितने सोल्ड हुए? 130। और 100 रुपीज़ वाले टिकट कितने सोल्ड हुए? 110। समझे? ये आपको नहीं पूछा था नीचे वाला पार्ट, ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया है। ओके, यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।